वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 की केमिस्ट्री द पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए भी। आज हम ओजोन के प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और यूजेस की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओजोन। So ozone is an allotropic form of oxygen. It is too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level. ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओजोन की बात करते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्शन करता ही है, ओजोन की प्रॉपर्टीज भी कुछ ऐसी ही हैं। At a height of about 20 kilometers, it is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. ये लगभग 20 किलोमीटर की हाइट की बात कर रहा है, यानी जहाँ पे क्षोभ मंडल और समताप मंडल मिलते हैं उसकी बात हो रही है। यानी अगर कहें तो ट्रोपोस्फियर ओजोन लेयर कहते ही हैं, और ओजोन लेयर की खास बात ये है, ये हमें सन की यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देता है। आगे लिखा भी है, दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस from an excessive concentration of ultraviolet radiations. अब इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं ओजोन की। So preparation of ozone: when a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone takes place। और ये कन्वर्जन 10% होगा, यानी अगर 100% ऑक्सीजन उसमें से पास कराओगे तो केवल 10% उसमें से ओजोन में कन्वर्ट हो पाएंगे। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, है ना। यानी यहाँ पे जो O3 बनेगा उसको हम कहेंगे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। And the reaction is here 3O2. This gives you 2O3 और डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे 298 केल्विन प्लस 142 किलो जूल पर मोल है। अब प्लस है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एनर्जी बाहर निकली है या उसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। प्लस और माइनस यही तो इंडिकेट करता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तो आपको आंसर भी मिल गया कि उस प्लस का क्या मतलब है ना। ये रिएक्शन क्या हो गया? एंडोथर्मिक। सो since it is an endothermic reaction, it is necessary to use silent electrical discharge in its preparation to prevent the decomposition। क्योंकि अगर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए हमको साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज करना पड़ता है। ये एक बहुत ही लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा प्रिपरेशन में जब भी पढ़ना होगा। 10% are required. A battery of ozonizer can be used, and pure ozone, that is boiling point 101.1 Kelvin, can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen। ठीक है, तो अगर प्योर चाहिए तो हमें क्या करना भाई, 10% से ज्यादा अगर बनाना है तो क्या करेंगे, तो ओजोनाइजर की बैटरी यूज करेंगे जिसमें प्योर ओजोन इकट्ठा होगा कंडेंस फॉर्म में, और लिक्विड ऑक्सीजन के बीच में वो इकट्ठा होगा। ठीक है, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू इन लिक्विड एंड violet black in solid. Ozone has a characteristic smell and in small concentration it is harmless। जब ये स्मॉल कंसंट्रेशन में है तब तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन लेकिन जब ये ज्यादा अमाउंट में होगा, इफ द कंसंट्रेशन राइजेस अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 100
ppm से जब ये ज्यादा हो जाता है, तो 100 ppm से जब ये ज्यादा होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करता है, और जिसकी वजह से हेडेक और नॉजिया दोनों ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? यानी ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये अर्थ सरफेस के पास कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस पे अगर O3 यानी ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, किससे ज्यादा हो जाता है, व्हेन इट बिकम्स मोर देन 100 ppm, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी तो क्या होता है कि प्लांट्स मुरझाने लगते हैं, दिक्कत होती है ना, प्लांट्स को दिक्कत हो जाती है। ये हो गया अर्थ सरफेस। अब यहाँ से 20 किलोमीटर की हाइट ले लीजिए, मान लीजिए 20 किलोमीटर अबव, ठीक है। तो 20 किलोमीटर अबव यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे जब ओजोन होता है, यानी अब यहाँ पे O3 है, तो ये एक लेयर बना लेता है। इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस लेयर, और वो जो लेयर होती है वो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। समझ में आ रहा? वो हमको क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो ओजोन का जो रोल है अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे, वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। Ozone is thermodynamically unstable with respect to oxygen since its decomposition into oxygen results in the liberation of heat, that is delta H is negative whereas delta S is positive। यानी एंट्रोपी तो बढ़ेगी बट हीट नेगेटिव होगी, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने ऊपर देखा भी पड़ा। दीज टू इफेक्ट्स रेनफोर्स ईच अदर, है ना। ये जो इफेक्ट है ये एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, जिसकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलती है, दैट रिजल्ट्स इन द लार्ज नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी चेंज फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू ऑक्सीजन। क्या है कि ये हमेशा टूटते ही रहते हैं नेचुरली। O3 डाइऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, फिर डाइऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन फिर O3 में कन्वर्ट होते हैं, तो ये कन्वर्जन चलता ही रहता है। इट इज नॉट रियली सरप्राइजिंग therefore high concentrations of the ozone can be dangerously explosive। so you can note down this, the high concentration of ozone is what, it can be dangerously explosive, which it liberates atoms of nascent oxygen। nascent का मतलब होता है O, सिर्फ O, और जब O2 हो जाए तो डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा nascent ऑक्सीजन। क्लियर हो गया ना? ओके। तो nascent ऑक्सीजन क्योंकि ये आसानी से रिलीज करता है, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो ऑक्सीजन दे। ऑक्सीजन कौन दे रहा है, O3। किस फॉर्म में दे रहा है, तो डाइऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंफर्म हो गया? एनी प्रॉब्लम्स? ओके गुड। सो फॉर एग्जांपल, it oxidizes lead sulfide to lead sulfate and iodine, this is PbS, that is lead sulfide। Now it reacts with ozone and the result is PbSO4। SO4 is the sulfate. So lead sulfide is now converted into lead sulfate in the presence of ozone। यानी ओजोन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। इसी तरह से अब हम आयोडाइड आयंस की बात करें। ये देखिए, ये आयोडाइड आयंस हैं, ओजोन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यही आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? यानी ओजोन की प्रेजेंस में काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। व्हेन ओजोन रिएक्ट्स with an excess of potassium iodide solution buffered with the
बोरेट बफर जिसकी पीएच वैल्यू 9.2 के आसपास हो, ठीक है। आयोडीन इज लिबरेटेड which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate, ठीक है। अब देखिए, ये कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे क्या है कि अगर ओजोन को रिएक्ट कराया जाए किसमें, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में हो, और ये बफर किसके साथ बना हो, इसका बफर हो बोरेट के साथ जिसका पीएच वैल्यू 9.2 हो। तो इस केस में आयोडीन लिबरेट होगा, यानी निकलेगा, और इसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आपने किया, टाइट्रेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ O3 गैस। O3 गैस को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है O3, ये एक मेथड यूज होता है। सो आपको ये चीज याद रखनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, पैराग्राफ को आप याद करेंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। अब आगे बढ़, सो इट हैज बीन शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, particularly monoxide, combine very rapidly with ozone, है ना। मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, एंड देयर इज दस द पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplane might be slowly depleting the concentration of ozone layer in the upper atmosphere। तो ये ओजोन लेयर में छेद की कहानी बहुत पहले से चल रही है, 1980 के ड्यूरेशन के आसपास से, और सीएफसी और ये जेट की जो बातें चल रही हैं इसीलिए चल रही थी कि भाई हमें बचाना है, क्योंकि जो जेट है वहां से कौन क्या निकलता है, मोनोऑक्साइड निकलता है, वहां से क्या है थ्री, आप देख रहे हो। जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो O3 को ये डैमेज करके डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, आप देख रहे हो नहीं, डाई ऑक्सीजन में। इस वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। तो आप इस रिएक्शन को ओजोन लेयर डिप्लीशन जेट के रेस्पेक्ट में बना सकते हैं। अनदर थ्रेट टू दिस ओजोन लेयर is probably posed by the use of freons, which are used in aerosol sprays and as refrigerants। तो हमारा जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें भी ये केमिकल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से अब एयर कंडीशंस है हमारे पास, एसी वगैरह, तो बहुत सारे, अब तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये एक प्रॉब्लम है, ये एक थ्रेट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये ओजोन के साथ जुड़ते हैं और डाई ऑक्सीजन को कभी फ्री करते हैं, कभी नेसेंट ऑक्सीजन को फ्री कर देते हैं और प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इज इट क्लियर? द टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स इन द ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, यानी 128 पिकोमीटर होते हैं दोनों ही, चाहे वो इधर वाला हो और चाहे इधर हो, कहीं भी ये 128 पिकोमीटर ही होगा, चाहे इनमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड आप उठा लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई भी आप लेंथ उठा लीजिए, भाई दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ये इस तरह से, और दोनों की लेंथ सेम होगी, यहाँ पे कहीं भी कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द molecule is angular as expected with a bond angle 170 डिग्री। होना 180 चाहिए था भाई, तीन है तो कुछ इस तरह से रहते, सीधे सीधे लीनियर अरेंजमेंट होता, बट आपको पता है कि इन सब के पास लोन पेयर्स हैं, इन सब के पास कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास लोन पेयर ना हो, किसी के पास दो दो लोन पेयर। तो आपको पता है कि लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं, और इस रिपल्शन की वजह से ये एंगल, ये ऑक्सीजन
उतनी दूरी पे जाते हैं, एक मिनिमम सेफ डिस्टेंस बनाते हैं जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन बैलेंस हो जाए। तो इसलिए एक एंगल क्रिएट होता है, और वो आपने देखा कि यहाँ पे इस केस में 117 डिग्री है। तो अब समझ में आया कि ये 180 होने के बजाय 117 डिग्री क्यों है। ओके, इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड इन टू फॉर्म्स, और वो दो फॉर्म्स यहाँ देख सकते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज यूज एज अ जर्मिसाइड, क्योंकि ये जर्म्स को इजिली किल कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट, एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। It is also used for bleaching oil, ivory, flour, starch, etc. It acts as an oxidizing agent. ये तो याद ही कर लीजिएगा भाई, हाँ? Oxidizing agent in the manufacture of potassium permanganate, है ना? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो अ, ये वहां भी यूज होते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ ओजोन। तो आई थिंक कि अब आपके लिए दिक्कत होगा। दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप कर सकते हैं। व्हाई डज O3 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आंसर आपको पता है, क्योंकि ये आसानी से टूटता है और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? तो अभी अभी ऊपर आपने बोरेट के साथ बोरेट बफर के साथ इसका टाइट्रेशन आपने देखा। सो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।